साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जो जीके की बुक है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है उसको भी मैं बताता चलूँगा। तो अब इस वीडियो में आज के दिन हम लोग मौर्य साम्राज्य से प्रारंभ करेंगे और गुप्त काल तक इसको या गुप्त साम्राज्य तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं मौर्य साम्राज्य से। तो सबसे पहले देखें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है 345 ईसा पूर्व में हुआ था और घनानंद को हराने में चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। चाणक्य, जिनका अन्य जो नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जो है जिसका संबंध राजनीति से है। तो कई बार पूछ लिया जाता है या पूछा गया प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, मतलब किस विषय से है? तो राजनीति से है। चंद्रगुप्त जो है मगध की गद्दी पर जो है 322 ईसा पूर्व में बैठता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। यहीं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला है, यहीं पे गोमतेश्वर की जो सबसे ऊंची मूर्ति है यहीं पर स्थापित की गई है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, इसको हराता है। और सेलुकस निकेटर ने हारने के बाद जो है सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी या जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त को सौंप देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी तथा मेगस्थनीज जो है ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच जो युद्ध होता है उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? ये एपियानस ने किया है। एपियानस एक राइटर थे, तो इस युद्ध का वर्णन जो है एपियानस ने किया है। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु कब होती है? 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा होती है। ठीक है, यदि आप जैन धर्म में देखें तो उनमें एक प्रथा होती है, एक परंपरा होती है जिसमें शरीर त्यागने के लिए उपवास के माध्यम से शरीर को त्यागते हैं। तो उसी माध्यम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्यागते हैं। अब चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का जो पुत्र है बिंदुसार वह गद्दी पर बैठता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार के अन्य नाम भी हैं। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का। और बिंदुसार का जो पुत्र आगे आएगा अशोक, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को जो है भद्रसार या वारिसार कहा गया है तथा स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता है? मेगस्थनीज रहता है। इनके दरबार में डायमेकस रहता है और इसे ही डायमेकस को ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। तो ये भी याद रखिए कहाँ पे क्या कहा गया। तो वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। तो ये सारे नाम अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन, ये पूछ सकता है ये किसके नाम है? तो ये आपके बिंदुसार के नाम रहे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं जिनका वर्णन मिलता है। 2 विद्रोह होते हैं और इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और फिर बाद में अशोक को भेजता है। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और साथ ही बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है अशोक महान होता है जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है ये अवंती का राज्यपाल था। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है
कि अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था। तथा मस्की एवं गुजरा अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे अशोक का नाम जो है अशोक के रूप में मिलता है। तो याद रखिए, अभी पूछा जाता है कहाँ किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक के रूप में ही मिलता है, तो मस्की एवं गुजरा जो कि आपके दक्षिण भारत में है। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय जो था, इसने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजता है अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तथा अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी थी। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो दोनों ने, मतलब अशोक ने और उनके पुत्र दशरथ ने, दोनों ने ही आजीविकों के लिए पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सर्वप्रथम किसने किया, अशोक ने ही किया। तो ये कहीं प्रश्न पूछा जाए कि भारत में शिलालेख का प्रचलन या सर्वप्रथम प्रचलन कौन करता है, तो अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में जो लिपि है वो कई सारी लिपियाँ मिलती हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि मिलती है, पर कुछ जगहों पर खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि भी मिलती है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है ये अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, जबकि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में, और पूरे भारत में या शेष भारत में कहें तो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 750 ईसा पूर्व में पोद्रेटी फेनथैलर ने की थी। पोद्रेट्री फेनथैलर ने की थी। और इनकी जो संख्या है शिलालेखों की कितनी है, 14 है। जबकि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को हुई। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप। ये वाला प्रश्न जो है बहुत कम पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो पाद्रेटी फेनथैलर ने की थी 1750 में। आगे देखें, अब जो अशोक के जो कुछ प्रमुख शिलालेख हैं और उनमें जो प्रमुख या वर्णित जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको यदि देखें तो चूँकि 14 शिलालेख हैं, तो पहला शिलालेख जो है, इस पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, राज्य के दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। जबकि चौथा जो शिलालेख है, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति, जहाँ पे धम्म घोष की घोषणा की गई है। और 5वां शिलालेख जो है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वें शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किन शिलालेखों में, तो 7वें और 8वें में। 9वां शिलालेख जो है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। जबकि 10वें शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। और 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई और 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्तियों सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। तो यह भी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है, तो 12वें में की गई। जबकि 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई और इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। तो यह महत्वपूर्ण है, या कई बार पूछा गया है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। या किस शिलालेख में यह पूछा जाता है कि पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, तो 13वें में। जबकि 14वें शिलालेख में जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। आगे चल देखें, तो यदि अब स्तंभ लेखों की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है और ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्तंभ लेख इनके मिले हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। अब जो 6 स्थानों से मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, जो 7 ये स्तंभ लेख हैं, तो एक है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। जबकि दिल्ली टोपारा, यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपारा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, तो पहले यह मेरठ में स्थित स्तंभ लेख था जिसे फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो टोपारा में जो शिलालेख था, स्तंभ लेख था, और जो मेरठ, इन दोनों को ही दिल्ली लाया जाता है। रामपुरवा का जो स्तंभ लेख था, यह स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। जबकि लौरिया अरेराज जो स्तंभ लेख है ये आपके बिहार के चंपारण में स्थित है, जबकि लौरिया नंदनगढ़ ये भी आपके बिहार के चंपारण में स्थित है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो यह कई बार पूछा गया है कि अशोक के किस स्तंभ लेख पर जो है मोर का चित्र है, तो लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार के चंपारण में स्थित है। जबकि कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो कौन सा है, रूमीदेई है। कौन सा है जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो रूमीदेई है और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई। तो यह पूछा गया प्रश्न है कि किस स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है, तो रूमीदेई में, और यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। जबकि कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है ये सबसे लंबा है। इसके अलावा प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और अशोक का सारे कुना जो कि कंधार में स्थित है, यह अभिलेख ग्रीक और आर्माइक भाषाओं में प्राप्त होता है तथा साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र का काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहलाता था। तथा सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी, मतलब सम संख्या में होती थी, 12 या 16 या 20। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसके रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या, मतलब ये जो शीर्ष अधिकारी, बड़े अधिकारी होते थे, इनकी संख्या कितनी मिलती है? 18 थी। और अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा गया है। याद रखिएगा, चर किसे कहा गया है? जासूस को कहा गया है। और अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और प्रांतों को क्या कहा गया? चक्र कहा जाता था। यह भी याद रखिएगा, प्रांतों के लिए क्या शब्द मिलता है? चक्र मिलता है। अब ये जो 5 प्रांत थे, इनकी राजधानियां और प्रांतों को देख लेते हैं मौर्य काल में। तो उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र जो प्रांत था उज्जैनी, कलिंग की तोसली थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, और पारसी या पूर्वी प्रांत इसकी पाटलिपुत्र थी। तथा प्रांतों के जो प्रशासक होते थे वो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। अधिकांशतः जो राजकुमार होते थे उन्हीं को इसके प्रशासक बनाया जाता था, तो उनको प्रशासक को कुमार कहा जाता था या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन जो है विषय में किया गया, जिसे जो कि या जो इसका अधिकारी होता था विषय पति कहलाता था, या जो विषय होते थे वो विषय पति के अधीन होते थे। तथा प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और प्रशासकों में सबसे छोटा जो है, मतलब अधिकारी के तौर पर सबसे छोटा कौन सा था? गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों के एक मंडल के द्वारा या समिति के द्वारा की जाती थी, और 6 समितियों में, जो कि ये जो पूरा मंडल था ये 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो 30 सदस्यों का मंडल था, और जो कि ये जो 30 सदस्यों का मंडल ये 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। तो 6 × 5 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग जो अर्थशास्त्र में वर्णित जो तीर्थ हैं, मतलब जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, उनको एक बार देख लेते हैं किस नाम से उनको जाना जाता था या उनके पास कौन सा विभाग था। तो मंत्री, जो प्रधानमंत्री होता था उसे मंत्री कहा गया। जबकि पुरोहित ये धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजपुत्र होता था। दैवारी राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुरा का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष।
प्रदेष्टि कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल। तो याद रखिएगा नगर का कोतवाल क्या कहा गया, पौर कहा गया। व्यवहारिक ये प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद जो होता था ये अध्यक्ष होता था, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आगे देखें तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, तो यह भी प्रावधान याद रखिएगा कि जो बिक्री कर था या कह सकते हैं जो सेल टैक्स होता था वो 10वां भाग लिया जाता था, मूल्य का 10वां भाग, और यदि इसको कोई नहीं देता था तो उसे मृत्युदंड दी जाती थी। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो है ये मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो कई बार यह पूछा गया है और कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि जिले का अधिकारी और मार्ग निर्माण अधिकारी में। तो याद रखिएगा कि जो एग्रोनोमाई था ये मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क तथा जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की जो नंद वंश थे, नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, नायक कहलाता था। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तथा मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मतलब प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से कुल 30 लोगों के द्वारा सेना का रखरखाव किया जाता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। किसके अधीन, महामात्य सर्प नामक अमात्य के। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष कहा गया। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करके कार्य करने वाले को संचार कहा जाता था। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजुक कहा जाता था। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। तो ये सब याद रखिए, अदेव मातृक कौन सी थी, जो बिना वर्षा के अच्छी खेती जिस भूमि से होती थी। और मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में, कितने वर्गों में, 7 वर्गों में विभाजित किया। तो ये वर्ग महत्वपूर्ण है, कौन कौन से, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो कई बार इसमें 4 दे करके, मतलब 3 इसमें से रहेंगे, एक अलग दे करके पूछ लेगा कौन से जो इनके द्वारा वर्ग विभाजन था उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तथा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहा जाता था। जबकि नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तथा मौर्य शासन जो है 137 वर्षों तक रहता है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डालता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को देखें। अब यहाँ पे प्रशासनिक समितियों में उसके कार्यों को एक बार देख लेते हैं। जो आपकी 6 समितियाँ थीं जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, उनके कार्य क्या थे। तो जो पहली समिति थी ये उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरा विदेशियों की देखरेख। तीसरा जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति जो थी ये व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। 5वीं निर्मित वस्तुओं के विकास का, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और जो छठी थी ये बिक्री कर वसूल करने का कार्य करती थी। अब जो सैन्य समितियाँ थीं, चूँकि सेना में भी 6 समितियाँ थीं 5 सदस्यीय, तो इसमें जो प्रथम समिति थी ये जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ जो समिति थी अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, और 5वीं गज सेना मतलब जो हाथियों की सेना थी उनकी देखरेख, और छठी जो थी रथ सेना की देखरेख का कार्य करती थी। आगे चलते हैं, अब ब्राह्मण साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही कहा कि पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का क्या था, सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश जो है ये ब्राह्मण वंश था, या कह सकते हैं जो पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। कहाँ पे स्थापित की, विदिशा में स्थापित की। और इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और इनके लिए जो अश्वमेध यज्ञ किसने कराया, पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पतंजलि जो कि योग इन्हीं की देन मानी जाती है, पतंजलि की।
भरहुत स्तूप का जो निर्माण है ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन था? देवभूत था। और देवभूत की हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी, जो कि इनका ही अधिकारी था देवभूत का, तो वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कंडव वंश की स्थापना की। किसने स्थापना की? कंडव वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे हमने देखा बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और नया वंश बनाया। तो इसी प्रकार से शुंग वंश का जो अंत होता है उसमें भी जिनका अंतिम राजा देवभूत था उनकी हत्या वासुदेव के द्वारा की जाती है और वासुदेव के द्वारा कंडव वंश की स्थापना की जाती है। और कंडव वंश का जो अंतिम राजा होता है सुशर्मा होता है। और सुशर्मा जो अंतिम राजा था इनकी हत्या जो है सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में की थी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे देखिए नए वंश की स्थापना पूरा जो लास्ट का राजा था उसकी हत्या करके ही हो रही है। सातवाहन या आंध्र वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान जो है ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक, शातकर्णी। सिमुक जिसने स्थापना की, कई बार पूछ लेता है कि किसी वंश के स्थापनाकर्ता कौन थे, तो सातवाहन वंश के स्थापनाकर्ता कौन थे? सिमुक थे, ठीक है। और इसी प्रकार से कंडव वंश के संस्थापक कौन थे? आपके वासुदेव थे। आगे देखें तो सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें सिमुक हैं, शातकर्णी हैं, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी तथा यज्ञश्री शातकर्णी थे। शातकर्णी ने, ये जो शातकर्णी है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसू यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल एवं गुडाढ्य थे। तथा हाल ने जो साहित्यकार थे इन्होंने गाथा, सप्तशतक तथा गुडाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन कराया। चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे, यहाँ देखिए सोने के सिक्कों की बात नहीं हो रही, तो इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए बल्कि चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे के चलवाए थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ जो है ये सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। सातवाहनों की जो भाषा थी प्राकृत थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। तथा सातवाहनों का जो समाज है ये मातृसत्तात्मक था। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि यदि कहीं पूछ ले कौन से साम्राज्य मातृसत्तात्मक थे तो उसमें से एक आपका सातवाहनों का भी समाज है। सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं जो इनके द्वारा स्थापत्य की रचना कराई गई या निर्माण कराए गए उनमें से कार्ले का चैत्य है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण, अमरावती कला का विकास, ठीक है। तो याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो हैं दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आगे देखें, अब भारत के जो यवन राज्य आते हैं, भारत के यवन राज्य के बारे में थोड़ा सा देखें तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम रहता है यह क्रम कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। हिंद यूनानी सबसे पहले आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलो, फिर उसके बाद कुषाणों का अटैक होता है। तो यह क्रम हमेशा याद रखिएगा, हिंद यूनानी, शक, पहलो, कुषाण। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब उसी प्रकार से बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए तथा बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। और बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। कौन कौन से? डियोडोटस प्रथम, उसके बाद डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, इसके बाद मिनेंडर आता है, यूक्रेटाइडस, आल्किडस तथा हर्मिक्स, ये लोग यहाँ पर शासन करते हैं बैक्टीरिया पे। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। और मिनेंडर जो है इन्हें पुष्यमित्र शुंग हराता है बाद में। तो डेमेट्रियस ने किया था और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो है ये मिनांडर रहा, जिसका जो समय रहता है 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक। इसकी राजधानी साकल, जो कि वर्तमान जो आधुनिक इसका जो नाम है वो सियालकोट है, ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन जिन्हें नागार्जुन भी कहते हैं, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म
के ऋषि थे। तो मीनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मीनांडर के जो प्रश्न और उन प्रश्नों का नागसेन ने जो उत्तर दिया है उसको एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। तथा हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हिंद यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानियों ने किए। जबकि यदि कहा जाए सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए तो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। और भारत में गंधार कला जो है इसका उत्तम उदाहरण है। जो हेलेनिस्टिक आर्ट है इसी का ही कह सकते हैं पार्ट है आपका गंधार कला। अब इनके बाद हिंद यूनानी के बाद शक आते हैं। तो शकों के बारे में बात करें तो यूनानियों के बाद शक आते हैं और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग स्थानों पर थी या भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक जो है ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 1800 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ होता है और उसी समय से विक्रमादित्य जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिनकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक थे ये 14 तक हो गए। और गुप्त साम्राज्य या गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का भी जो उपाधि थी विक्रमादित्य की ही थी। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। जबकि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह जो शाखा थी दक्षिण भारत की यह काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के इसके द्वारा जारी किए गए। शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासनकाल 130 से लेकर 150 ईस्वी तक रहता है और यह गुजरात के बड़े भाग पर इसका शासन था। इसने गुजरात के काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुंदर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है मौर्यों के द्वारा कराया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण होता है जबकि इसका जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया जाता है। रुद्रदामन जो है ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं इस अभिलेख को जारी किया। तो याद रखिएगा जो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसके पहले के जो सभी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में रचित हैं या लिखे गए हैं। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। आगे चलते हैं कुषाणों के बारे में बात करें तो पहलो शक के बाद पहलो आते हैं और पहलो के बाद कुषाण आते हैं जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। जो कुषाण है आपके यूची एवं तोखरी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला जो है 5 कुलों में बट गया उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिशस थे। तो याद रखिएगा कुषाण वंश के संस्थापक का नाम कुजुल कटफिशस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है कनिष्क। इनकी जो राजधानी रहती है पुरुषपुर या पेशावर थी और कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो है जब यह गद्दी पर बैठता तो इसके गद्दी पर बैठने पर एक संवत चलाया गया। मतलब कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब वह गद्दी पर बैठा तो एक संवत चलाता है जो शक संवत कहलाता है। और वर्तमान में जो भारत सरकार के द्वारा जो संवत इस्तेमाल किया जाता है वो शक संवत ही इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तथा बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है। और कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो याद रखिएगा कनिष्क बौद्ध धर्म से संबंधित था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। तो यह पूछा जाता है यदि ये कहा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए तो कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए तो आपके हिंद यवन के शासकों ने जारी किए और सबसे शुद्ध कुषाणों ने और सबसे अधिक जो है गुप्त शासकों ने जारी किए। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। कनिष्क का राजवैद्य जो है ये आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था जिसका नाम था चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जो महाविभाष है इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और कनिष्क के राजकवि
अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। तो बुद्ध चरित क्या है? ये बौद्धों का रामायण है जिसकी रचना कनिष्क के राजकवि अश्वघोष के द्वारा की जाती है। वशुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष ये भी कनिष्क के दरबार की विभूति थी। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क के दरबार से कौन कौन लोग संबंधित थे। तो याद रखिएगा, चरक संबंधित रहते हैं, वह अश्वघोष, वशुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष। तो इनके नाम याद रखिएगा। भारत का आइंस्टीन जो है ये नागार्जुन को कहा जाता है। तो कहीं पूछा जा सकता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र। और इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको बाद में आइंस्टीन सिद्ध करते हैं, तो इस सापेक्षता का सिद्धांत जो है इसी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में प्रस्तुत किया गया था। कनिष्क की जो मृत्यु है ये 102 ईस्वी में हो जाती है। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वासुदेव था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में ही होता है। और दोनों ही शैलियाँ जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित रही। मथुरा शैली में जैन धर्म भी, मथुरा शैली में कई सारे जैन, बौद्ध, आपके हिंदू धर्म सब पे संबंधित रहती है, जबकि जो गंधार शैली मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। और रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार होता सबसे पहले कहाँ पे होता? चीन में होता। तो इस बात को याद रखिएगा। अब गुप्त साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में होता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त था। इनका कार्यकाल जो रहता है, यह शासनकाल 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था 280 से 320 ईस्वी तक। और गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट होता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी, 319 से 320 ईस्वी जो है इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जब यह गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है ये समुद्रगुप्त होता है, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिंबिसार जाना जाता है, जो कि मौर्य वंश का था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त जो प्रशस्त लेख है इसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद का प्रशस्त लेख जो है ये आपका किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और इसकी रचना इनके दरबारी कवि हर्षण ने की थी। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त इसके साथ ही संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है जो कि यह संगीत प्रेमी था। तो यह भी पूछा गया किसके सिक्कों पर जो है बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता। तो ये सारे उपाधियां इनके याद रखिएगा। कविराज हो गया, विक्रमंक हो गया, या भारत का नेपोलियन हो गया। तो ये समुद्रगुप्त की ही उपाधियां थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, यही चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, या विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आता है और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त होता है, जो कि 415 ईस्वी से लेकर 554 ईस्वी में ये रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त के द्वारा कराए गए। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। 455 से 467 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। तो इसके पुनरुद्धार से आपके स्कंदगुप्त भी संबंधित रहे और रुद्रदामन प्रथम भी संबंधित रहा है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का जो है आक्रमण शुरू होता है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी यदि प्रादेशिक इकाई की बात करें तो इसमें प्रादेशिक इकाई देश थी। जैसे सब और जहाँ प्रांत होता है यहाँ पे प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। क्या? गोप्ता कहा जाता था। और इसकी एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। ठीक है, सबसे बड़ी जो थी देश थी और दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी,
जिसके शासक जो है उपारिक कहलाते थे। और भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रादेशिक इकाई, प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वो क्या कहलाता था, दंड पार्षिक कहलाता था। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था, जबकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी। और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और एक अन्य सदस्य जो था वो महत्तर कहलाते। जो अन्य सदस्य होते थे ग्राम सभा के, जब मुखिया होता था ग्रामिक, और जो ग्राम सभा के अन्य सदस्य होते थे उन्हें महत्तर कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। और गुप्त शासक जो है कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि की बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है, तथा भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। अब आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के प्रकारों को देखें तो इसमें क्षेत्र, जो कृषि करने योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। वास करने वाली योग्य भूमि को वास्तु कहा गया, जबकि चारा पशुओं को चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा गया। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे खिल्ल कहा गया। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अपराध कहा गया। तो ये दोनों खिल्ल और अपराध, ये याद रखिएगा। खिल्ल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, और अपराध ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता है इस समय। और श्रेष्ठी जो व्यापारियों का एक ग्रुप होता था तो उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। तो श्रेष्ठी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था। और गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो पूछा जाता था गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, तो उज्जैन था। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में जो है दिनार कहा गया। तो याद रखिएगा, गुप्त काल के या गुप्त वंश के सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। ये पूछा गया है प्रश्न। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। मतलब गुप्त काल में ही कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम आता है। और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है ये ओशनम स्मृति में मिलता है। तो दोनों अलग अलग है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क स्मृति में, और यदि प्रश्न पूछ ले कि कायस्थों का जाति के रूप में वर्णन कहाँ पे होता है, तो ओशनम स्मृति में मिलता है सर्वप्रथम। और बिंद जंगल में सवर जात के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो यह भी पूछा गया किस अभिलेख से सती प्रथा का या सती होने का प्रमाण मिलता है, तो एरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है इसमें मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। और गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गणिका, जबकि मौर्य काल में देखें तो वहाँ पे रूपजीवा कहा जाता था। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। दोनों याद रखिएगा, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं गणिका, और जबकि जो वृद्ध वेश्याएं होती थी उन्हें कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुण जो है गुप्तों का राज चिन्ह था। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो हैं ये झांसी के देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। तथा अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 जो है ये गुप्त कालीन है। और इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण जो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है ये सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है। तथा गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा गया है। 16 में मरणासन राजकुमारी के चित्र, जबकि 17 को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित रही हैं। और गुप्त काल में तो यहाँ याद रखिएगा, जो अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से नहीं हिंदू धर्म से भी संबंधित रही हैं। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं जो हैं वो बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर बिंद पर्वत के को काटकर बनाई गई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, कालिदास थे। तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे, धन्वंतरी थे। कौन थे, धन्वंतरी थे। तथा जैसे कनिष्क के समय में कौन रहते हैं, जो चिकित्सक थे, चरक थे। और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में धन्वंतरी रहते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पुस्तक रही है पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में थी, तो पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। और बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है विश्व में। और इसे 5 भागों में बांटा गया है पंचतंत्र को। कौन कौन से, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपिरक्षा कारित्व।
आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो याद रखिएगा, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत किसके ग्रंथ हैं? तो आर्यभट्ट के। इसी ने सर्वप्रथम, मतलब आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ जो प्रमुख विद्वान थे, कौन कौन से? आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त, ये सब के सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार संबंधित थे। पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना है ये गुप्त काल में ही होती है और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया है। क्या कहा गया? रुपया कहा गया है, जबकि सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है ये इन स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही होती है। और मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है ये भी आपका गुप्त काल में ही होता है। साथ ही सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विष्णु मंदिर ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिगवा नामक स्थान पर है। दूसरा है शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश के नागौद के भुमरा नामक स्थान पर है। पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश के नैना कुठार में स्थित है। दशावतार मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ में स्थित है। शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश के नागौद के खोह में स्थित है, जबकि भीतरी गांव मंदिर ये भीतर गांव आपके कानपुर में है। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश कानपुर में। और लक्ष्मण मंदिर, जो लक्ष्मण मंदिर है आपका, सॉरी, भीतरगांव जो है भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में, जबकि जो लक्ष्मण मंदिर है ये ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर है। तो कई बार पूछा गया ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा? तो लक्ष्मण मंदिर है, जो कि आपके कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य तक की चर्चा पूरी कंप्लीट करनी है। अब इससे आगे का जो पुष्यभूति वंश है वहाँ से हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।